अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवर नाइस कैसे सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नंबर के नेक्स्ट पार्ट को। इस नंबर को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। वो काफ़ी देर बाहर ही रही और इन लोगों को देखते ही रही, आखिर वो उस किस तरह से उस पर नजर रखे हैं। शफाहर थोड़ी शिफ़ा हर थोड़ी देर के बाद किसी को फ़ोन करती, जबकि मैरी बार-बार उसे मुस्कुराकर देखती। वो दोनों आदमी बाहर ही थे। शायद उन्हें अंदर आने की इजाज़त ना थी, इसलिए तो इन इतने दिनों से उन लोगों को नहीं देखा था। रूह को आज मौका मिला था ये घर ठीक से देखने का। वो जब से आई थी उसने इस घर को ठीक से ना देखा था और अपने बर्थडे वाली रात उस घर में आई थी। इसके अगले दिन ही वो इन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। उसके बाद जो हकीकत उसके सामने आई, उसको ये घर देखने का शौक ही ना रहा। ये घर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था, जो कि 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था, इस घर में 10 से ज़्यादा रूम्स थे। एक बड़ा-सा स्विमिंग पूल, काफ़ी खुला और बड़ा गार्डन, दीवारों के साथ लगे रंग-बिरंगे फूलों के पौधे। यहाँ हर नस्ल के फूल मौजूद थे। वो लोग मुसलसल उस पर नज़र रखे हुए थे, जबकि रूह बेनियादी से पूरे घर को आराम से देख रही थी। वो घर में वापस आई तो उसकी नज़र इस कमरे पर पड़ी जो अब भी बंद था। वो उसकी चाबी आरम के पास थी, उसने वो देखी थी। जो ये चाबी तब भी आरम के पास भी जो जब वो लो थी जब वो लोग दूसरे फ्लैट में रहते थे। यार, एक चाबी हमेशा अपने पास रखता था। हनीमून पर भी जिस छोटे से चाकू से उसने उस जानवर को मारा था, वो चाबी इस चाकू के साथ थी। यार, हमने एक बार फिर भी उस कमरे का दरवाज़ा ना खोला था। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था। घर खुला, सारा घर खुला था, बस ये एक कमरा लॉक था। पता नहीं यारम ये कमरा लॉक क्यों कर रखता है। रूह को यकीन हो गया कि मैरी और शिफा अपने अपने काम में मसरूफ़ हो चुके हैं, तो वो आराम करने का कहकर अपने कमरे में आ गई। इन लोगों को बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उससे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो सोना चाहती है। जिस पर शिफा ने मुस्कुरा कर कहा, मैम आप आराम करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो अपने कमरे में आ गई। बस सर, मैम बिल्कुल ठीक हैं, अभी उन्होंने पूरा घर देखा है, आप फ़िक्र ना करें, हम उनका ख़्याल रख रहे हैं। शिफ़ा ने कहा। उसका उसने कुछ क्या खाया? यारम ने फ़िक्रमंदी से पूछा। यस सर, उन्होंने अभी लंच किया है और कहा है कि कोई डिस्टर्ब ना करें, वो आराम करना चाहती है, शिफ़ा ने बताया। हाँ ठीक है, तुम लोग उसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। यारम ने मुतमिन होकर फ़ोन रखा। आजकल रूह रात को भी सुकून से नहीं सोती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यारम भी यही चाहता था कि रूह आराम करके करे और बिल्कुल रिलैक्स रहे। वो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता था, ना ही किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेने देता था। वो जानता था कि रूह आहिस्ता-आहिस्ता ही सही, लेकिन इस हकीकत को कबूल कर लेगी। यारम का क्या है? यारम चाहकर भी उसे दूर नहीं रह सकता था। वो जानता था कि वो रूह को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन इस मामले में वो खुद भी मजबूर था। वो कमरे में आई और छुपाया हुआ फ़ोन निकाला और फ़ोन में मौजूद एक ही सेव नंबर पर कॉल करने लगी, जो अगले ही सेकंड उठा ली गई। हेलो रूह, तुम ठीक तो हो ना? सारम ने कहा। रूह उसके जवाब में कुछ ना बोल पाई। रूह, तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है ना यार? हमने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? सारम ने फ़िक्रमंदी से कहा। मैं ठीक हूँ रूह, बस इतना ही बोली। काश तुम मेरा यकीन कर लेती रूह। मैंने तुम्हें बताया था कि वो शख्स कैसा है, लेकिन मैं समझता हूँ एक आम सी लड़की के लिए उसके शोहर की हकीकत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ रूह। मैं समझता हूँ इस वक्त तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस मुझे ये बताओ कि यारम ने तुम्हें कहाँ रखा है? मैं तुम्हारे फ्लैट में भी गया था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता। आखिर यारम तुम्हें कहाँ लेके गया है? मैं नहीं जानती कि ये जगह कहाँ है, बस ये एक बहुत बड़ा घर है, रूह ने जवाब दिया। मासूमा शारिफ के साथ तुम्हारे घर जाने वाली थी, तुम्हें फ़ोन देने के लिए। हाँ, शायद अब मासूमा मेरी मदद कर सके। वो तुम्हारे घर गई थी ना? इसने अब तक मेरी बहुत मदद की है। अगर मासूमा मेरी हेल्प ना करती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन जब से मासूमा तुम्हारे घर से गई है उसके बाद मेरा इससे राब्ता नहीं हुआ। उसने बस मुझे मैसेज करके बताया था कि वो फ़ोन तुम तक पहुँचा चुकी है। सारम ने बताया। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे घर जाना है। मैं यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, ये इंसान नहीं हैवान है। यार हमने मेरे सामने उस आदमी की जान ले ली। वो कहते हुए फूट-फूट कर रो दी। रूह, प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा और आई आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पाकिस्तान भी वापस भिजवा दूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? रूह ने पूछा। देखो रूह, यहाँ यारम के खिलाफ गवाही दे कोई नहीं देगा, लेकिन तुमने उसे कत्ल करते हुए देखा है। मैं तुम्हें गवाह के तौर पर अदालत में पेश करना चाहता हूँ। सारम ने उसे समझाते हुए कहा। मैं कैसे? रूह परेशानी से बोली। रूह, तुमने देखा है ना उसने किस तरह से किसकी जान ली है। मैं जानता हूँ वो शख्स किसी कोई मासूम इंसान ना था, लेकिन वो उसी के दुनिया का एक हवान था, लेकिन हमारा मुआशरा एक इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। देखो रूह, यारम को जब मैंने पिछली बार गिरफ्तार किया था, तब उसकी एक वीडियो मेरे हाथ लगी थी, जिसमें उसने कुछ लोगों को कत्ल किया था।
लेकिन बहुत ही होशियारी से वो वीडियो मुझसे ले 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 गया। वीडियो वीडियो आज भी उसके पास मौजूद है, वो कभी ऐसी चीज़ें ज़ाया नहीं करता। तुम उसके घर में रहती हो, उसके साथ तुम्हें बस वो वीडियो ढूँढना है। उस वीडियो के अलावा एक फ़ाइल है जिसमें यारम अपने सारे काले कारनामे सेव कर रखता है। वो जानता है कि वो फ़ाइल उस वो फ़ाइल से वो फँस सकता है, लेकिन उसकी वजह से उसी फ़ाइल की वजह से वो दुबई का डॉन है। उसकी वजह से लोग उससे डरते हैं। इस वीडियो में जिस तरह से उसने ब्लेड से उन लोगों का कत्ल किया था, लोग उस चीज़ से डरते हैं। वीडियो यारम के सब दुश्मनों के पास मौजूद है, लेकिन हमें कोई नहीं देगा और ना ही किसी ने में इतनी हिम्मत है कि यारम के खिलाफ उठे। वो तुम्हें ढूँढ कर लानी होगी रूह, हम राब्ते में रहेंगे, तुम ये फ़ोन छुपा देना। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा रूह, लेकिन यारम जैसे दरिंदे को सलाखों के पीछे बचाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान भिजवा दूंगा। और सारम उसके रोने की आवाज़ सुनकर खामोश नहीं हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वो यहाँ पर नरम पड़ गया तो डेविल को कभी सजा नहीं दिलवा पाएगा। यारम को कुछ नहीं तो नहीं होगा ना। वो बड़ी मुश्किल से अपने अल्फाज कह पाई थी, मेरा यकीन करो रूह, मैं जितनी कम कम हो सके कम हो सके जितने उतनी सज़ा यारम को दिलवाऊँगा। ये यकीन करो, सज़ा काटने के बाद जब वो तुम्हारे पास वापस आएगा, पाकिस्तान इंसान बन के आएगा, हैवान बन के नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं यारम को फांसी नहीं दूँगा। बस इतना कह के वो सामने फ़ोन बंद कर गया। जबकि फांसी का नाम सुनकर रूह के रोंगटे खड़े हो चुके थे। फ़ोन बंद होने के बाद भी रूह काफ़ी देर उसे ऐसे ही रोती रही। क्या वो यारम के साथ इस तरह से कर सकती है? वो कैसे ही अपने ही यारम को इस तरह से पुलिस के हवाले कर सकती है? वो कैसे सारम के बात मान के वो सबूत ढूँढती, लेकिन ये ज़रूरी भी था। वो सारी ज़िंदगी आरम को एक कातिल के रूप में नहीं दे सकती थी। उसको एक अच्छा इंसान चाहिए था, एक आम इंसान था। एक आम सा इंसान, उसे किसी भी के तरह से यारम को एक आम ज़िंदगी देनी थी। सारम ने उससे वादा किया था कि वो फांसी नहीं देने होने देगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए, पर कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करेगा। इंशाल्लाह यारम उसके साथ आम ज़िंदगी गुज़ारेगा, और यारम को एक आम ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो सारम की बातों को सोचते हुए सबूत को ढूँढने के लिए बाहर आई थी कि नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी। न जाने क्यों उसे यकीन था कि यारम के खिलाफ सबूत उसे उसी कमरे में मिलेंगे। मैं उस कमरे के करीब आई और दरवाज़े के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लोग था, अगर नौकर उसे इस कमरे के करीब देख लेते तो ये खबर भी यारम तक पहुंचा देते। इस वक्त वो दोनों बाहर से धूप में बैठी थी। उसे किसी भी तरह यारम से वो चाबी लेनी थी। इसके लिए उसे यारम के साथ नॉर्मल होना ज़रूरी था। उन लोगों की नज़रों से छुप कर वो वापस अपने कमरे में आ गई। चाबी यारम के पास थी और उसे किसी भी तरीके से वो चाबी यारम से निकलवानी थी। सारम ठीक कहता है, उसके लिए काम बहुत इतना मुश्किल नहीं है। वो यारम से आसानी से चाबी ले सकती है, लेकिन सारम ने उसे मना किया था कि वो यारम को बिल्कुल भी शक ना होने दे। वो ये सोच रही थी कि वो अब यारम को शक हुए बगैर कैसे अपना काम करे, जबकि यारम तो उसकी सोच तक पढ़ सकता है। आज इतने दिनों के बाद वो यारम के घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन क्योंकि सवाल अब उनके फ्यूचर का था। वो एक कातिल के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसने किसी भी तरह से यारम को सीधे रास्ते लाना था। यार घर आया तो उसे बाहर बैठा देखा, वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। उसे इस तरह से उसे बाहर अपने इंतज़ार में बैठा देखकर उसे खुशी हुई थी, ना जाने वो उसका इंतज़ार कर रही थी या नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद उसे इस तरह से दिखा था। मेरा प्यारा बेबी, वो उसका माथा चूम बोया और बोला, जिस पर वो ज़रा सी मुस्कुराई। उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर यारम को कुछ अजीब लगा। यारम को यकीन था कि वो रूह को अपनी हकीकत के सामने अपने आप को कबूल करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इतनी जल्दी? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो इसके करीब बैठते हुए मैं मज़ीद पूछने लगा। बहुत बेहतर, वो बहुत थोड़ी सी आवाज़ में बोली थी, लेकिन यारम के लिए ये बहुत था। गुड, तबीयत ठीक है तो चलो कहीं बाहर से होके आते हैं। वैसे भी इतने दिनों से यहाँ बोर हो रही होगी, चलो डिनर कहीं बाहर करके आएँगे। और फिर एक पुरसुकून लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। उसने उसका हाथ थामते हुए अपने लबों से लगाया और उसे साथ ही उठ खड़ा हो गया। यार अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे ख्याल में हमें अब बाहर अब नहीं निकलना चाहिए। वो वैसे भी अभी मेरा नहीं है, अभी अभी मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत एहतियात से कहा था, कहीं उसे शक ना हो जाए, इसीलिए शायद यारम ने और जोर ना दिया। चलो ठीक है, जैसी मेरी जान की मर्ज़ी। वो मुस्कुराते हुए उठा और आज उसे वापस नॉर्मल देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसके चेहरे से ही वो अंदाज़ा लगा सकती है वो कितना खुश है। आज तुम्हें इस तरह से देखकर वैसे भी फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी फ्रेश होके आता हूँ जब तक तुम मैरी से कहो कि वो खाना लगाए। वो उसे हिदायत देता है, बेडरूम की तरफ चल दिया। जब रूह का सारा ध्यान उसके हाथ पे था, जिसमें उसने एक चेन पकड़ रखा था। उस चेन में वो इकलौती चाबी थी जिसे यारम हमेशा अपने पास रखता था। खाना आराम दह माहौल में खाया गया।
यार मुझसे किसी न किसी बात में लगाए बैठा था, बातें करने की कोशिश करता रहा था, जबकि वो उसकी हर बात का नॉर्मल जवाब देने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो उसके सामने मुस्कुराने में नाकामयाब रहती। जब अंदर से इंसान उदास हो तो लम्हों पर चाह कर भी मुस्कुराहट नहीं आती। रूह का भी यही हाल था। बेडरूम में आने के बाद भी यार काफ़ी देर तक उससे बातें करता रहा। रूह, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम्हें पता है तुम्हारा यार तुम्हारे बगैर मर जाता, तुमने अपने यार को बचा लिया। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हारे सामने ये सब कुछ नहीं लाऊंगा। जैसा पहले था सब कुछ वैसा हो रहेगा। तुम सब कुछ भूल जाओ। मैं जो भी हुआ जो भी तुमने देखा उन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ पहले जैसा होगा। उसका सर अपने सीने पर रखकर वो उसे यकीन दिला रहा था, जबकि रूह का ध्यान उसकी बातों पर नहीं, साइड दराज पर रखी उसकी चेन पर था। वो यारम के सोने का इंतजार करी थी। उसके सोने का इंतजार करते करते न जाने कब उसकी आंख लगी, न जाने रात का कौन सा पैर था। जब उसकी आंख खुली उसने साइड पे देखा जहाँ यारम था ही नहीं। उसे यकीन था कि यारम उसी कमरे में है। उसके पास यही मौका था सब कुछ देखने का। मैं जल्दी से बेड से उठकर कमरे से बाहर निकली। उसके अंदाजे के मुताबिक यारम उसी कमरे में था। उसे कमरे के दरवाजे छुप कर देखना चाहा। कमरे में उसके अलावा कोई और आदमी भी था, मगर न जाने कौन। उसने उस आदमी को पहले कभी यहाँ नहीं देखा था। शायद यारम का कोई साथी, उसके गुनाहों में मुलविस कोई इंसान। जबकि यारम अपने अपने हाथ में ब्लेड पकड़े अपना सर दबा रहा था। तुम तो बाहर आ चुके हो ना शान। अब तुम्हें विक्रम दादा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरा मुजरिम है और मेरे पास है। यारम ने एक नज़र उसे देखते हुए कहा, देखो डेविल, मत भूलो वो विक्रम दादा के बहुत एहसान है तुम पर, और तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी एक लड़की के लिए। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, मेरी बीवी है वो। मेरी मोहब्बत, उस आदमी ने मेरी बीवी पर गलत नज़र डाली। वो सारी ज़िंदगी वहीं रहेगा जहाँ यारम कासमी उसे रखेगा। तुम्हारे खिलाफ जो सबूत मैंने ढूँढा था वो तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ। अगर जीना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से और जाकर विक्रम दादा की कुर्सी पर बैठ जाओ। अगर उसको ढूँढने निकलोगे तो वो अपनी पहचान भी खो बैठोगे। मत भूलो, अगर वो वापस आ गया तो तुम्हारी औकात फिर एक कुत्ते से ज़्यादा ना होगी। मैं तुम्हें एक सल्तनत दे रहा हूँ, बादशाही दे रहा हूँ। गुलामी छोड़ो और हुकूमत रखो। लेकिन यारम काज़मी से गद्दारी करने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। उसने एक हाथ में पकड़े ब्लेड की तरफ इशारा किया। मैं वो कुर्सी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे वफादार रहो। इस कमरे में सिवाय किताबों के और कुछ न था। जगह जगह फाइल्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लाइब्रेरी हो। वो यही सोच रही थी कि यहाँ उसे कौन सा सबूत मिलेगा। यहाँ तो किताबों के अलावा वो कुछ भी नहीं ना था। मगर ना जाने ये आदमी कौन था। उसे अगर उसे कुछ पता था तो बस इतना कि उसे किडनैप करने वाला भी विक्रम दादा था। वो लोग अभी बैठे वही बातें कर रहे थे, जबकि रूह को उनकी सब किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। वो खामोशी से दबे पाँव जैसे आई वैसे ही वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद यार वापस कमरे में आया, उसके करीब आकर लेट गया। वो बिना आवाज़ किए सोती बनी रही। कल का दिन बर्बाद हो चुका था। वो यारम से चाबी हासिल न कर पाई। वो अब सुबह भी यारम नाश्ते करके जाने लगा था। वो उसे इसी तरह से जाने नहीं दे सकती थी। उसे किसी भी तरह से वो चाबी हासिल करनी थी। वो उस वक्त यारम की जैकेट की जेब में थी। यारम, उसने बहुत हिम्मत करके उसे पुकारा। वो दरवाजे पर रोक कर जरा सा मुस्कुराया, उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। वो ऐसे चलती उसके करीब आया। यारम जानता था कि रूह ने उसे क्यों पुकारा है। मुस्कुराते हुए उसके सामने झुका। रूह के लिए लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे सारम के कहे पर अमल करना ज़रूरी था। वो उसके करीब आई, उसके माथे पर अपने लब रखे और उसे बिल्कुल भी पता चलने दिया बगैर उसकी जैकेट से वो चाबी खींच ली। जब अगले ही लम्हे यारम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, थैंक यू सो मच रूह, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो उसका माथा चूमता बाहर निकल गया, जबकि रूह ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों में दुपट्टे के बीच उसकी चेन वाले चाकू और चाबी को छुपाया था। यार मुस्कुराता हुआ बाहर आया। वो आज बहुत खुश था। रूह मेरी जान, तुम सनम की बातों में आकर भी मेरे साथ इस तरह से कर रही हो, लेकिन तुम मेरे पास हो और मेरे लिए यही बहुत है। कोई 2 टके का पुलिस वाला और वो जासूम मासूमा तो तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती, कभी नहीं। मैं, तुम भी कितनी भोली हो, किसी की बातों में आ जाती हो, लेकिन मैं हूं ना, तुम्हें किसी की बातों में नहीं आने देने दूंगा। ओफ अल्लाह, सब कुछ जानता है। यार हमने सोचते हुए अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला जहाँ उसकी चेन गायब थी। हाय मेरी मासूम सी चोरनी, वो दिलकशी से मुस्कुराया। उफ अल्लाह। यार मैं सीधा ऑफिस आया था जहाँ पर गर्ल्स खिजर का उसका इंतजार करता। उसे मुस्कुराता देख कर खिजर को हैरानगी हुई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यार बहुत परेशान रहने लगा था। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। किसी ने पूछा, क्यों भाई, मेरे खुश हो रहने पर पाबंदी है। यार ने उल्टा सवाल किया, तुम्हें कोई पाबंदी तो नहीं, मगर पिछले कुछ दिनों से तुमको काफ़ी परेशान थे इसलिए पूछा है। हाँ, क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि वो इंस्पेक्टर मेरी रूह को मुझसे दूर करना चाह रहा है, लेकिन उसने उसने उल्टा ही कर दिया, तो रूह को मेरे पास कर लिया ला रहा है। यार मुस्कुराते हुए बोला, मतलब तुम्हें उसकी प्लान के बारे में पता चल गया क्या। प्लान क्या है उसने
खिज़र ने पूछा, उसका प्लान है कि वो रूह को मेरे करीब करके मेरे खिलाफ सारे सबूत रूह के ज़रिए हासिल करेगा। यार ने मुस्कुराते हुए बताया, आज काफ़ी दिनों के बाद उसके डिंपल्स आबो-ताब से चमक रहे थे। मतलब कि रूह उसका साथ दे रही थी, खिज़र का बुरा लगा। नहीं खिज़र, मेरी रूह बहुत मासूम है, वो सब कुछ मेरे लिए कर रही है, वो मुझे बचाना चाहती है। यारम के रहस्य में उसके लिए बहुत मोहब्बत थी, लेकिन डेविल तुमने वो फ़ोन इस तक पहुँचने ही क्यों दिया? अगर तुम मासूमा को अपने घर नहीं जाने देते, तो वो फ़ोन रूह तक पहुँचता और ना ही वो मुसारम से उससे राब्ता कर पाती। तुम नहीं समझोगे खीज़र। मैं जानना चाहता हूँ कि वो आदमी मेरी रूह को किस हद तक मेरे खिलाफ कर सकता है। तुम्हें पता है कि रूह ने क्या कहा? उससे बेवकूफ़ ने वो फ़ोन मुझसे छुपाने की जगह मेरी ही अलमारी में, मेरे ही कपड़ों के नीचे रख दी। उस बेचारी को तो ठीक से चीज़ें छुपाना भी नहीं आती। तुमने पूछा नहीं कि वो फ़ोन कहाँ से आया? खिज़र ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं यार, बेचारी कन्फ्यूज़ हो जाती है, वैसे भी झूठ बोलते हुए वक़्त इतनी काँप रही थी कि साफ़ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मगर फिर भी मेरी हिम्मत देखो, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि रूह झूठ बोल रही है। यारम की बात पर खिज़र कहका लगा के हँसा। आज सुबह उसने बड़ी होशियारी से मेरी जैकेट से चेन निकाल ली ताकि वो उस रूम में जाकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करे। यार हमने मुस्कुराते हुए बताया, वो तुम्हारे खिलाफ सबूत निकाल सकती है, वहाँ से तुम अपनी इतने बेफ़िक्र कैसे हो? उसकी ने परेशानी से पूछा। परेशान क्यों हो रहे हो? वो कितनी स्मार्ट है, मैं बता तो चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि वहाँ से कुछ निकल पाएगा? फ़र्ज़ करो सब कुछ उसकी नज़रों के सामने भी होगा, तब भी वो उसे कुछ नहीं ले पाएगी। यार ने बेफ़िक्रे से उसे बताया। तुम इस बात को मज़ाक में ले रहे हो, जबकि सच तो ये है कि उसका मासूम दिमाग ये चालाकियाँ सोच नहीं सकता। ना तो उसने इसकी ज़िंदगी जी है, ना ही वो ऐसी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानती है। जान जाएगी, मेरे साथ रहेगी तो आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ जान जाएगी। जानते हो खिज़र, मैंने उससे क्या कहा कि तो हम नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तुम्हें इस सब में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानना चाहती है। अगर उसने इस सब को जानना है तो मैं उसे सब कुछ ज़रूर बताऊँगा। मेरा भी यही ख़्याल है कि उसे पता होना चाहिए कि उसका शौहर क्या चीज़ है। वो उसके बाद भी मेरे साथ ही रहना होगा। तो उसे लगता है कि ना मुझे अंदर अंदर करवा के वो पाकिस्तान वापस चली जाएगी, उसकी गलतफ़हमी है। मैं चुटकियों में दूर कर सकता हूँ और करूँगा। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा डील दे रहा हूँ। मेरे ख़्याल में अब उसे पता चल जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उस सारम को भी उसकी औकात दिखाना ज़रूरी है। उसे लगता है कि मेरी बीवी को मेरे खिलाफ़ करके वो मुझे अंदर करवा देगा, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि डेविल के लिए सब बराबर हैं और डेविल के कानून में रूह को सज़ा मिलेगी। यहाँ पर गलती करने वालों की कोई माफ़ी नहीं है, चाहे गलती करने वाली मेरी जान ही क्यों ना हो। अगर उसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना खिज़र, तो बहुत पछताएगी। उसकी आँखों में शदीद गुस्सा था, खिज़र को रूह पर तरस आ रहा था। ज़रा उस जासूस को बुलाना यहाँ, जो हमें बेवकूफ़ समझकर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है। उसने उसकी भी गलतफ़हमी दूर कर देता हूँ। यारम ने कहा तो खिज़र हाँ में गर्दन हिलाता बाहर निकल गया। चाबी रूह के हाथ लग चुकी थी। मैरी और शिफ़ा उस वक़्त बाहर बैठी धूप सेक रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आज दोनों उस पर नज़र क्यों नहीं रखे हुए। उसने अपने दिमाग से सोचे, छटकते हुए खुदा का शुक्र अदा किया, उस कमरे में आ गई। कमरे में को अच्छे से अंदर से लॉक किया ताकि कोई भी उसे ना आ सके और किसी को शक भी ना हो। फिर उसने कमरे की तलाशी लेना शुरू की। उसने एक-एक फ़ाइल चेक की, जिसमें उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। टेबल पर लैपटॉप पड़ा था, शायद उसमें कुछ मिल जाए। लैपटॉप चलाना उसे नहीं आता था और यार अपने खिलाफ सबूत जो उसे फांसी के फंदे तक पहुँचा सकता है, वो उस तरह से सामने नहीं रखेगा। वो बिल्कुल सारम के दिमाग पर चल रही थी। सारम ने उससे जो कुछ कहा था वो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। उसने अपना छुपाया हुआ फ़ोन निकाला और सारम को फ़ोन किया। सारम ने उसे जो फ़ाइल चेक करने को कहता रुख करने लगी। फिर सारम ने उसे लैपटॉप खोलने को कहा, उसने वैसा ही किया। जो चीज़ें उसे लैपटॉप पर नज़र आई उसने सब कुछ बता दिया। सारम ने कहीं फ़ाइल्स खुलाई, बहुत कुछ चेक करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी पता ना लगवा पाया। अरे वो कहाँ है? उसने शिफ़ा से फ़ोन करके पूछा, सर वो आपके ऑफ़िस रूम में है। शिफ़ा ने बताया, आज अच्छा लंच किया उसने? यारों ने पूछा, हम नहीं सर, मैं गई थी पूछने, उन्होंने कहा कि उस वक़्त उनका कुछ भी खाने का मूड नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जब उस कमरे से निकल कर अपने कमरे में जाए तो फिर पूछना, और अगर तब भी मना कर दे तो मुझे फ़ोन करना। ओके सर। बस इतना कहते हुए वो फ़ोन बंद कर गया। बेवकूफ़ लड़की, जासूसी बात भी तो कर सकती थी। पहले कुछ खा तो लो, पता तो चले कितनी जासूसी कर सके। वो अपने लैपटॉप ऑन करते हुए मुस्कुराया और ऑफिस रूम में लगे कैमरे की मदद से उसे देखने लगा। हल्के गुलाबी रंग के सादा से सूट में दुपट्टा के ऊपर बांधे अपना मिशन बखूबी सर अंजाम दे रही थी। गुड गर्ल, मेरी क्यूट सी जासूस सन, जो सब कुछ करना, मगर ये सामने टेबल पर पड़ी जो यूएसपी चेक मत करना। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वो फ़ोन कान से लगाए सानम की सारी हदायत पर अमल कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपने हाथ और दुपट्टे के बीच में कुछ अच्छे से अपना फ़ोन छुपाने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी हद तक नाकाम रही रही थी। वैसे भी वहाँ कौन था जो उसकी चोरी पकड़ने वाला था। फिर थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर निकली तो यार ने लैपटॉप ऑफ कर दिया।
उस वक़्त मासूमा उसके सामने बैठी थी और अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस ज़ाहिर कर रही थी। यारम ने साइड टेबल से कुछ नोटों की गु गड्डियाँ निकाल कर उसके सामने रखी। फिर कुछ कागज़ात निकाले, "ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जा रही हो?" यारम ने ऑर्डर दिया। "मगर सर, मैं तो आप लोगों के साथ काम करने आई थी। मुझे मेरे बाबा की मौत का बदला लेना है। आप मुझे इस तरह से वापस नहीं भेज सकते।" मासूमा ने एक नज़र शाहरुख़ को देखा, क्योंकि वो जानती थी कि वो और कोई साथ ना दे, दे ना दे, लेकिन शाहरुख़ ज़रूर देगा। मुझे ये भी यही लगे कर रहा था कि मासूमा, कि तुम अपने बाप के मौत का बदला लेने आई हो और हमारे साथ अच्छा टीम वर्क करोगी। खीज़र ने बोलना शुरू किया। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि तुम मेरे साथ काम करने की जगह हमारी जासूसी करी हो, वो भी उस पुलिस वाले के लिए। उस मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर एक नज़र शाहरुख़ की तरफ देखा, जो उनसे बेनियाज़ अपने मोबाइल पर लगा था। तुम जानती हो हम तुमसे इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहे हैं, क्योंकि तुम सिद्दीक़ की बेटी हो और वो हमारा बहुत अहम आदमी था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने से हमें बहुत खुशी हुई थी कि मासूमा, लेकिन हमें जानकर बहुत दुःख हुआ कि तुम उन लोगों के साथ दे रही हो जिन्होंने तुम्हारे बाप को मार दिया। हाँ, मासूमा, तुम्हारे बाप का कत्ल करने वाला कोई गुंडा नहीं था, बल्कि पुलिस वाले थे। पुलिस ने उसे सच्चाई पता लगाने के लिए इतना टॉर्चर किया कि उसे ज़िंदा ज़मीन में दफ़न कर दिया, और तुम इन पुलिस वालों के साथ दे रही हो और हमें धोखा देखो, हम फिर भी तुमसे नरमी में पेश आ रहे हैं। हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं, तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम वो वाहिद लड़की हो जो ड्राइवर के साथ गद्दारी करके भी ज़िंदा हो, और वो भी सिर्फ़ तुम्हारे बाप की वजह से। खिज़र एक-एक लफ़्ज़ चबा-चबा कर कहा, लहज़े में नरमी, जबकि ज़ुबान से कड़वे अल्फ़ाज़ बोल रहे थे। जबकि शारफ़ बेनियाज़ी से अपने मोबाइल पर पबजी खेल रहा था। बार-बार शारफ़ की तरफ मत देखो मासूमा, वो सब कुछ जानता है। लैला, जो कब से उस तरफ देखता नोट कर रही थी, मुस्कुराते हुए बोली, यस डार्लिंग, मैंने ये सब कुछ उस दिन से जानता हूँ जब रूह के घर पे तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। जबकि हम सब जानते हैं कि सिद्दीक़ आखिरी बार पाकिस्तान अपनी बीवी की मौत पर गया था। अगर मैं चाहता तो मैं वही बोल सकता था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम किस माँ से बात कर रही हो? कहीं तुम्हारा राब्ता ऊपर से तो नहीं? उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए मासूमे से पूछा, मुझे अफ़सोस है मासूमा, तुम उन लोगों का साथ दे रही हो, तुम्हारे बर्बाद के कातिल हैं। मैं जानता हूँ कि तुम सारम के लिए अपने दिल में नरम जज़्बात रखती हो, लेकिन तुम शायद ये नहीं चाहती कि सारम अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तुम्हारे लिए वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस सारी गुफ्तगू के दौरान यारम पहली बार बोला था। उसे भगाकर लाया अपने साथ। उसके पूरे ख़ानदान से दुश्मनी मोलकर उसने शादी की थी उसके साथ, और वह उसके दूसरे बच्चे की माँ बनने जा रही है, और तुम्हें लगता है कि वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर तुमसे शादी करेगा? तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और अफ़सोस कि तुम बन रही हो। ये तुम्हारा टिकट या पासपोर्ट और वीज़ा, तुम यहाँ से जा सकती हो हमेशा के लिए। तुम्हें जब भी रकम की ज़रूरत हो, तुम हमसे राब्ता कर सकती हो, और जहाँ तक सदीक़ के कातलों का सवाल है, तो वो तुमसे ज़्यादा हमारा मामला है, तो हम खुद हल कर लेंगे। अब तुम जा सकते हो लैला, उसे यहाँ से बेचने में तुम उसकी मदद करो, उसे बाहिफ़ाज़त वापस पाकिस्तान पहुँचाओगी। उसने लैला को देखते हुए कहा। ओके बॉस, लैला मुस्कुराते हुए कहा, और उसे लेकर बाहर चली गई। जबकि अब यारम और खिज़र दोनों शाहरुख़ को बहुत सीरियस नज़रों से देख रहे थे, जिसने अपनी गेम में मगन एक नज़र उठाकर उन दोनों को देखा। मुझे इस तरह से मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इन दोनों ने उसे छोड़ा घूरना ना छोड़ा। हाँ यार, मैं कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। शाहरुख़ ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा, लेकिन उन दोनों ने ना छोड़ा। ओके फ़ाइन, मुझे बुरा लग रहा है, मैं उसने ऐसा क्यों किया? वो भी उस कमीने इंस्पेक्टर के लिए। यार, वो कमीना इंस्पेक्टर मुझसे ज़्यादा हैंडसम तो नहीं है। वो उदासी से बोला, आज रात पार्टी करते हैं, शाहरुख़ की ब्रेकअप पार्टी। वो ज़रा मुस्कुराते हुए प्लान बनाया। हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, शाहरुख़ मस्कीन सूरत बनाकर बोला। मासूमा अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी, जबकि उस दौरान लैला हर वक़्त उसके साथ थी। लैला ने उसका सारा सामान पैक करने की काफ़ी मदद की। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन उस छोटे से अरसे में वो दोस्त बन गई थी। क्योंकि मासूमा ये सोच रही थी कि इतने अरसे से सब उसका मज़ाक उड़ा रहे थे, सब जानते थे मासूमा क्या कर रही है, और वो शाहरुख़ जो उससे मोहब्बत के दावे करता है, कितनी आसानी से उसने ये कह दिया कि वो सब कुछ जानता है उसके बारे में, और उसे शक तक ना हुआ। वो तो अपने बाप की मौत का बदला लेने आई थी, उसके बाप के कातिल था कौन? सारम जैसा इंसान, ना कि डेविल जैसा। उसके बाप को मारने वाले पुलिस वाले थे। वो इतने वक़्त से सोच रही थी कि वो सारम उसके बाप के कातिलों का पता लगाएगा, जबकि वो जानता था कि उसके बाप के कातिल कौन है। वो तो बस उसे इस्तेमाल कर रहा था। वो कितनी आसानी से इस्तेमाल होती होती रही। काश वो सारम का साथ देने की जगह डेविल का साथ देती। आज अपने बाप के कातिलों तक पहुँच चुकी होती, उससे उनसे बदला ले चुकी होती। क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो मासूमा? लैला ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं, मैं अपने बाप के मौत का बदला लेना चाहती हूँ। लैला ने, मैं नहीं जाना चाहती, वो वहाँ मेरा है ही कौन? तुमने कभी एक खाली घर में ज़िंदगी जी है? मैं वहाँ खाली घर में रहती थी पिछले 2 साल से। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। बाबा हर साल हमसे मिलने आते थे, मेरे लिए हज़ारों गिफ्ट्स लाते थे। शायद वो दुनिया के लिए अच्छे इंसान ही थे, लेकिन वो उस दुनिया के सबसे प्यारे बाबा थे। मासूमा भीगी आँखों से मुस्कुराती हुई, उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुम्हें पता है लैला, जब मुझे पता चला कि मेरे बाबा इस तरह का काम करते हैं, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ।
मेरे पापा से नाराज़ हो गई, उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझे समझाया कि मेरे पापा से नहीं न है, वो जो भी करते हैं सही के लिए करते हैं, वो गलत तरीके से गलत काम को रोकते हैं। मेरे पापा गलत होकर वो काम कर रहे हैं जो सही लोगों को करना चाहिए। मेरे पापा के काम करने का तरीका गलत है, लेकिन मेरे बाबा गलत नहीं है। मैं अपने काम से बाबा से बहुत प्यार करती थी, मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। ज़्यादा वक़्त हमारे साथ नहीं रहते थे, इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारने के बावजूद भी मेरे पापा ने बाप होने का फ़र्ज़ निभाया। मुझसे इतने दूर रहने के बावजूद भी हर दुःख, हर सुख में मेरा साथ दिया। जब 2 साल पहले अम्मी का इंतकाल हुआ, तब वो पाकिस्तान आए थे। मैंने बहुत कोशिश की, बाबा को बहुत मनाया कि मुझे अपने साथ लेकर चलें, लेकिन वो नहीं माने। वो चाहते थे कि मैं उन सब चीज़ों से दूर रहूँ, और फिर एक दिन खिज़र सर का फ़ोन आया कि बाबा नहीं रहे। किसी ने मेरे बाबा को बेदर्दी से मार दिया, और उसी दिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अपने बाबा के मौत का बदला लेना ज़रूर लूँगी। मेरे बाबा गलत नहीं थे कि वो ना गलती कर काम गलत काम करते, तो फिर मेरे बाबा को इतने बड़े बुरे तरीके से क्यों मारा गया? सब लोग जिन्होंने मेरे बाबा को मारा सख्त से सख्त अंजाम के हकदार हैं। मुझे यकीन है कि डेविल सर ऐसा करेंगे, वो इन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाएँगे। हाँ, ये अफ़सोस है कि मैं अपने बाबा के कातलों का अंजाम अपनी आँखों से नहीं देख पाऊँगी। मासूमा रोते-रोते ज़मीन पर बैठ गई, जबकि लैला उसे गौर से देख रही थी। तुम इन लोगों का अंजाम नहीं देख पाओगी, मतलब तुम नहीं कहीं जा रही हो? लैला ने अनजान बनते हुए पूछा, क्या मतलब? मासूमा समझ ना पाई। मतलब मासूमा बेबी, ये सामान हम इसलिए पैक कर रहे हैं तो क्योंकि तुम्हें हम फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। पुलिस को शक हो चुका है, तो लेकिन तुम कहीं जा रही हो और क्या? लैला मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठी। मिस मसूमा सिद्दीक, तुम डेविल की टीम का हिस्सा हो। हाँ, तुम गलत रास्ते पर निकल गई थी, थोड़ी-सी बहक गई थी, मगर उसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुम्हें इस तरह से छोड़ देंगे। हाँ, तुमने गलत किया, तुम्हें वो फ़ोन रूह को तक म नहीं पहुँचाना था चाहिए था। तुम जानती हो डेविल इस मामले में भी कितना डची है। तुम्हें खुद खुद अंदाज़ा है कि वो रूह से कितनी मोहब्बत करता है। तुमने शारिफ के साथ भी ठीक नहीं किया, उसके जज़्बात तुम्हारे लिए बहुत खड़े थे। लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइवर ने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वो नहीं जानता चाहता था कि कल क़यामत के दिन वो सिद्दीक़ से नज़रें ना मिलाए। तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारा बाप 10 दिन में 25 बार तुम्हारा नाम लेता था, मुझसे कहता था तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए सारी शॉपिंग यहाँ से मैं करके भेजती थी। हम सब मिलकर तुम्हारी शॉपिंग किया करते थे, क्योंकि हम सब में ये से फैमिली सिर्फ़ सिद्दीक़ की थी। वो हमेशा कहता था कि हम उसका दूसरा ख़ानदान है। हम तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इस तरह से यहाँ से भेज देंगे? क्या तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो मासूमा? लैला ने उसे देखते हुए पूछा, जबकि वो शर्मिंदगी से नज़रें नीचे ज़मीन पर गाड़े बैठी थी। नहीं मासूमा, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। सिद्दीक़ नहीं रहा, लेकिन तुम तो हो ना हमारे साथ। और डेविल को यकीन है कि अभी तुम इंस्पेक्टर सारम जैसे घटिया इंसान की बातों में कभी नहीं आओगे। जल्दी से अपने सामान लो और बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, और ये रोना धोना बंद करो। डेविल की टीम के लोग रोते नहीं हैं। लैला को जो कब से प्यार से समझा रही थी, आखिर में सख्ती से बोलती हुई उठ खड़ी हुई। अब तुम कभी भी उसे देखना नहीं चाहोगे ना? खिज़र ने मशरूम को ग्लास में भर कर उसके सामने रखा। मेरे यार, हमें कोई और बात करनी चाहिए। शारफ दुखी अंदाज में बोला, कोई और बात नहीं, हम यही बात करेंगे। तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी, तुम कभी इस ज़िंदगी में उसकी तरफ नज़र नहीं उठाकर देखोगे। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। अब ये बात अलग है कि तुम्हारा ये नाजुक दिल में 100 बार टूटता है। और इस बार सीरियस वाला टूटा है। शारफ दुखी आशिकी की तरह बोला, इतनी सख्ती से मेरा दिल पहले किसी ने नहीं तोड़ा। अगर तुम मेरे जज्बात की कदर नहीं कर सकते, तो चले जाओ यहाँ से। शारफ ने मशरूम पीते हुए कहा, भाई आप भी चल ले लें, आप भी तो दुखी हैं आजकल। शारफ उस अचानक याद आ गया कि डेविल उसका भाई है। तो मैं नहीं, मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई, और ना ही उसे जाने दूंगा। वैसे भी मेरी बीवी उसकी स्मेल पसंद नहीं है, उसकी स्मेल पसंद नहीं। यार, मैं शराब का ग्लास खुद से दूर करते होगा, उसके बाद किसी लड़की से पिए पर यकीन नहीं करूंगा। सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं। शारफ हाथ हिलाकर दुखी अंदाज में बोला था, जबकि उसके अंदाज पर खीजर हंस हंस के पागल हो रहा था। एक बात तो क्लियर है, अगर अब वो तेरे सामने भी आ जाए, तो तू उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा ना? हीज़र ने फिर से कहा, मेरे बाप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। नहीं सुनना चाहता था वो ना, वो मेरे सामने आएगी, मैं उसे नज़र फेर लूँगा, यही सुनना चाहता था। अब बढ़ गई दिल में ठंड, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जबकि हाथ दोनों खींचर के गिरेबान पर थे। हाँ, पड़ गई ठंड, अब तुझे भी ठंड पड़वाता हूँ। कहीं नहीं जा रही तुम्हारी मासूमा, तेरी मासूमा यही रहेगी, तुम्हारे साथ हमारी टीम के लिए काम करेगी। शारफ और सिद्दीक की बेटी है। सिद्दीक हमारे लिए क्या था, ये तो तू भी जानता है। हम सिद्दीक की बेटी को दर-बदर ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। शारफ का गाल थपथपाकर मुस्कुराकर बोला, मतलब मासूमा नहीं जाएगी? उसने दोनों के चेहरों को देखते हुए कहा, हाँ, वो तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम तो अब कभी उसको शक्ल नहीं देखोगे ना? उसे देखते हुए अपना मुंह फेर लोगे? हिजर ने फिर से शरारती अंदाज में कहा।
जिस पर शाहरुख ने बेबसी से अब एक नज़र यारम की तरफ देखा जो उसके उस तरह से देखने पर कहकहा लगा हंसा था। यार मैं नशे में हूँ, नशे में तो इंसान कुछ भी बकवास कर देता है, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। शाहरुख मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। यारम घर आया तो कल की तरह आज भी वो बाहर बैठी थी, उसका इंतजार करती, वो भी उसके करीब सोफे पर जोड़कर बैठ गया। मैंने इंतजार करी थी, बहुत मोहब्बत से पूछा। हाँ, वो उसके फासला कायम करने की कोशिश करते हुए बोली। कोशिश बेकार है, मत किया करो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसने आंखों में सख्ती से उसकी हरकत को रोकना था, रूह खामोश होकर बैठ गई। बहुत मिस किया आज तुम्हें। आज तुम्हें उसके गाल पर अपना हाथ रखा, उसका चेहरा करीब करते हुए बोला। यार में खाना लग गया होगा, उसने दूर होने की नाकाम कोशिश की। अभी मेरा खाना खाने का मूड नहीं। यार ने अपने लब उसके गाल पर रखे। रूह ने अपने आप को संभालती हुई तेजी से उठ खड़ी हुई। ये क्या हरकत है रूह, तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं। उन आंखों में सख्ती लिए गुस्से से बोला था। यहाँ पर मेरी शिफा कभी भी आ सकती है, इसलिए रूह ने बहाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन यारम को अच्छा लगा। हम सही कह रही हो, चलो यार रूम पे चलते हैं। यारम उसका हाथ थमते हुए अपने उसे बोलने का मौका दिए रूम में ले आया और दरवाज़ा लॉक करके अपना जैकेट उतार के दूर फेंका। अब यहाँ तो कोई मसला नहीं है, वो उसका हाथ खींचकर उसे खुद से करीब करते हुए बोला। यारम आप कह रहे थे ना हम कहीं बाहर चलते हैं डिनर के लिए, लॉन्ग ड्राइव, शॉपिंग, वो बिल्कुल वो मुश्किल अपने जबकि आराम उसे अपने करीब किए उसके बाल तक खोल चुका था। आज मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है और आज सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। वैसे भी आज मैं काफ़ी देर हो चुकी है। कल की तरह कल तुम्हारा मूड नहीं था, आज मेरा मूड नहीं है। उसके सराही दार गर्दन में अपने लब रखते हुए बोला। प्लीज़ चलते हैं ना, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना है। रूह ने उसके बहानों से निकलने की कोशिश पनाहों से निकलने की नाकाम कोशिश की। रूह क्यों तड़पा रही हो मुझे, कितने दिनों से मैं दूर हूँ तुमसे, थोड़ा सा एहसास तो करो। वो उसे अपनी एक बार फिर से खींच कर अपनी बाहों में पड़ते हुए बोला। यारम प्लीज़, रूह की बात है अधूरी ही रह गई क्योंकि यारम उसके लबों पर अपने होठ रख चुका था। फिर अगले ही लम्हे यारम ने उसे छोड़ दिया। मैंने बाहर तुम्हारा इंतज़ार करा हो, चलती आओ। अपनी ख्वाहिश में आज रात होके हुए कर लूँ, कर लूँगा। वो बस इतना कहकर चला गया, जबकि रूह को बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि उसके करीब आया, लेकिन उससे पहले भी जब भी उसके करीब आया तो उसका यारम था। कोई कातिल नहीं, कोई दरिंदा नहीं। वो आज वो यारम के करीब नहीं जाना चाहती थी। जब भी यारम उसके करीब खड़ा होता है उसे ऐसा लगता है जैसे अभी वो उसे मार देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस आंखों के सामने उस आदमी को मार डाला था। वो न जाने और कितने लोगों की जान ले चुका था। वो एक ऐसा शख्स के साथ कभी अपनी आम जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसके करीब नहीं आना चाहती थी। जल्दी से अलमारी की तरफ आई जहाँ यारम के कपड़ों के नीचे उसने फ़ोन छुपा रखा था। उसने जल्दी से फ़ोन उस बैग में रखा जो यारम ने उसे लेकर दिया था और बाहर आई जहाँ यारम उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे लेकर सबसे पहले शॉपिंग मॉल में आया था। तुम्हें जो चाहिए जल्दी ले लो, फिर डिनर पर चलेंगे। वो उसे अपने साथ लिए शॉपिंग मॉल के अंदर आया। उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस बेमकसद ही चीज़ें देखने लगी और उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। उसे ये सोच कर बुरा लग रहा था कि उससे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही है, लेकिन वो उसकी कंडीशन भी समझ सकता था। एक आम जिंदगी गुजारना इतनी जल्दी उसके बस में ना था। जल्दी करो रूह, तुम बेकार में टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो उसके सामने रखे कहीं ड्रेसेस उठाने लगा। यार हमने सब मैं यार ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी पसंद से देख को रही हूँ। उन्होंने समझाने की कोशिश की, नहीं रो तुम अपनी पसंद से देख नहीं रही हो, मैं ना हो ना तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही ना चाहती हो, और तुम्हें पता है कि मैं ऐसा हो नहीं होने दूंगा यार। लेकिन यारम ये मुझे पसंद नहीं है। रूह ने उसके हाथ से ड्रेस लेना चाहिए। बेबी अगर तुम्हें पसंद नहीं है तुम किसी और को दे देना। लेकिन यार मुझे पसंद नहीं है उसके हाथ से ड्रेस लेना। चाहे बेबी अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम किसी और को दे देना। लेकिन मेरी ये रात पर बात करने के बारे में सोचना भी मत। अरे यारम भाई कैसे हैं आप? उन्होंने अपने पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ सुनी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उर्वा कैसी हो तुम, और मायरा कैसी है? और यार ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। ये कोई तरीका है मायरा से जब आपको जो आपका दिल करता है जब मिल जाते हैं और बहन को भूल जाए? अब गए उर्वा मुंह बनाकर शिकायतें करने लगी। क्या करूँ यार, तुम्हारे भाभी सांस नहीं लेने देती। कभी कभी वो सारा ठीक करता था, शादी के बाद पता चलता है आदमी के को कि औरत क्या है। उसने रूह की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा, जबकि रूह खामोशी से कभी आराम को तो कभी सामने खड़ी उस प्यारी सी लड़की को देखती जो बड़ी सी शॉल में अपने आप को छुपाए खड़ी थी। यकीनन वो प्रेग्नेंट थी। आप लोग तो बस औरतों पे इल्ज़ाम लगाने के बहाने चाहिए, जबकि ये तो शक्ल ही से देख रही हूँ कि कितनी मासूम है मेरी भाभी। और मैंने रूह को गले लगाते हुए कहा, उससे उसे ये प्यारी सी लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। जबकि उसके पीछे सारम को आते देख कर रूह को डर लगने लगा। लो तुम्हारा शोहर आ गया, उससे पूछ लेते हैं कि वो हम मर्द लोग ठीक हैं या तुम औरतें? क्यों सारम? यारम ने मुस्कुराते हुए सारम को गले लगाया। नहीं यारम, इन औरतों से बहस करने से बेहतर है कि हम कोई ढंग का काम कर लें।
सारम ने बाकायदा उर्वा का मज़ाक उड़ाने को कहा, "अच्छा हुआ सारम मुझे भी यही मिल गए, वरना मैं आज नहीं तो कल तुम्हारे पास ज़रूर आने वाला था। रूह अपना बैग देना ज़रा।" उसने रूह को मुखातिब करते हुए कहा, उसको समझने का मौका दिए बगैर ही बैग उसके हाथ से ले लिया। अल्लाह! और फिर सारम का दिया हुआ फ़ोन निकाल कर सारम की तरफ किया। "ये तुम्हारा फ़ोन वापस करने के लिए आने वाला था। मैं थैंक यू सो मच, तुमने रूह को ज़रूरत के वक़्त अपना फ़ोन इस्तेमाल करने दिया।" अस्तगफिरुल्लाह। और उसने उसने सारम के हाथ में फ़ोन पकड़ाते हुए उसकी मिट्टी में अपने हाथ से बंद की। जिस पर सारब ने एक नज़र रूह को देखा, फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुरा कर फ़ोन ले लिया। "ठीक है, अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी यार।" हमने कहा, "बहुत जल्द नहीं बल्कि परसों मुलाकात होगी। परसों आप दोनों डिनर हमारे साथ घर पर करेंगे।" मुझे सारब ने बताया था आपकी शादी पे के बारे में, लेकिन फिर उन्होंने ये बताया कि आप दोनों हनीमून पे जा चुके हैं। लेकिन अब नो बहाने परसों शाम 7 बजे आप दोनों मेरे घर पे होने चाहिए, बस बात ख़त्म। उर्वा ने आड़ कर की दिया ऑर्डर दिया, जिस पर वो मुस्कुराया था। अब अपनी बहन का हुक्म तो टाल सकता हूँ क्या? वो मुस्कुराया और झुककर मायरा के गाल पर प्यार करते हुए रूह का हाथ थाम कर जाने लगा। जबकि रूह के हाथ-पैर बुरी तरह काँप रहे थे। वो सब कुछ जानता था, अब वो उसके साथ क्या करेगा? कहीं उसे भी उस आदमी की तरह उससे अगर वो कुछ भी नहीं सोच पाई, मार्केट से लेकर गाड़ी तक का सफ़र रूह के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सफ़र था। और वो बार-बार नज़रें उठाकर यारम को देख रही थी, बिल्कुल आराम और सुकून से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में उनकी दौरान कोई बात ना हुई। रूह ने उससे नज़रें चुराने की नाकाम कोशिश करी थी, जबकि दिल सूखे पत्ते की तरह काम कर रहा था। वो उसके साथ क्या करे? उसने एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए यारम को देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा ना था, जबकि जबकि बार-बार रूह को अपनी तरफ से उस तरह से मतवज्जा देखकर मुस्कुराता, "क्या हुआ बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?" उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। यारम आप उस पे क्या ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था? वो ना तो डाँट रहा था, ना उस पर गुस्सा कर रहा था। गाड़ी उसी होटल के सामने रुकी जहाँ वो अक्सर खाना खाते थे। चलो बेबी, तो बहुत भूख लगी है। उसकी साइड का दरवाज़ा खोले खड़ा उसे बाहर को आने को बोला। रूह भी बिना चूँ-चाँ करे उसके साथ आई। यारम ने लिखना ऑर्डर किया। शुरू करो बेबी, तुम्हारा देखने के लिए नहीं रखा। यारम ने मुस्कुराते हुए कहा, "परसों तैयार रहना।" और वह अपनी बात की पक्की है, अगर हम नहीं गए तो खुद आ जाएगी आ जाएगी लेने। यारम ने मुस्कुराते हुए कहा, "रोज तुम कुछ खा क्यों नहीं रही?" उस बार वो शौक़ी छोड़कर हर ज़रा सीरियस अंदाज में बोला, "मुझे भूख नहीं है।" रूह ने जल्दी से कहा, "खाना खाओ।" यारम सख्ती से बोला। उसने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। "तुम समझ नहीं रही कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा कि खाना खाओ।" उस पर वो गुस्से से बोला। पहले ही डरी सहमी बैठी थी, उसकी बात सख्त घूरी से फ़ौरन खाना खाने लगी। जब वो तक वो ठीक से ना खाती, यार मुझे घूरता रहा। बेबी, तुम खुद मुझे सख्ती करने पर मजबूर करती हो। यकीन करो, तुम पर गुस्सा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराकर उसे कह रहा था जिसे जैसे रूठी हुई बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा हो। "अब घर चलें, लॉन्ग ड्राइव पर किसी दिन चलेंगे, मौसम ख़राब हो रहा है।" खाना खाने के बाद यारम ने कहा तो वो उठ गई। घर आ चुका था, वो गाड़ी से उतर कर अंदर चली गई। बाहर बहुत कम बारिश हो रही थी, जबकि रूह समझ नहीं पा रही थी कि वो तो पा रही थी, तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यारम इतना नॉर्मल कैसे है? यारम कमरे में आया तो रूह बेड पर बैठी थी। "रूह, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इस तरह से बिना स्वेटर, बिना शॉल के बैठी हो। सर्दी देखी है तुमने बाहर कितनी है? तुम इंतहाई दर्जे की लापरवाह लड़की हो। अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। मुझे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा?" वो उसे डाँटते हुए आगे बढ़ रहा। उसे बेड पर बैठते कहकर हुए कंबल उस पर डालने लगा। "सर्दी ज़्यादा होने लगी है, अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें कुछ हो गया तो पहले ही बहुत बीमार हो।" वो मुस्कुराकर कहता, उसके गोद में सर रख गया और उसके हाथ उठाकर अपने सीने पर रख गया। "बहुत ख़ास हो तुम, बहुत ख़ास।" आँखें बंद किए उसके हाथ पे अपने लबों को तक ले गया। यारम वो सारम रूह ने अपनी सफाई कह कुछ कहना चाहा, जब यारम सीधा होकर बैठ गया। सारम ने मैंने पूछा, "कुछ नहीं तो क्यों मुझे याद दिला रही हो कि तुमने मुझे धोखा दिया है? मैंने कब कहा कि मुझे सफाई चाहिए? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो? तुम्हारी इस गद्दारी को तुम्हारी नादानी समझकर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मुझे या बार-बार ये याद दिला रही हो। अंदाज़ा भी नहीं है कि रूह मेरे साथ गद्दारी करने वालों का मैं क्या हश्र कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस गलती को कोई सज़ा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें खुद इससे बदगुमान नहीं करना चाहता। प्लीज़ बार-बार उन सब बातों का ज़िक्र मत करो। मेरे सामने मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता रूह। उसके लिए बेहतर होगा कि मैं मुझे याद मत दिलाओ कि तुमने मेरे साथ गद्दारी किया। मैं भूल जाना चाहता हूँ कि मुझे तुम भूलने दो।
आपको पता कैसे चला? रूह फिर से बोली, मैंने कहा मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। आपके साथ चिटाख मुझे छोड़ के जाओगी तुम? तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी बकवास करने की? यारम का ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। उससे पहले कि वो थप्पड़ से संभल पाती, यारम उसके बाल मुट्ठी में जकड़ गया था। दोबारा ऐसी बकवास करने से पहले एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा, लेकिन मुझसे दूर नहीं जाने दूँगा। उसे मुँह पर तहड़ा था, नहीं रहना मुझे आपके साथ, मेरे मेरे रह नहीं रहना मुझे किसी कातिल के साथ। आप कातिल हैं, नहीं रह सकती आपके साथ, रूह चिल्लाते हुए बोली। रोज़ चिल्लाते हुए बोली थी, जब यारम ने उसका हाथ थामा और घसीटते हुए बालकनी में ले आया। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। यारम ने एक झटके से उसे बारिश में धक्का दिया। तुम्हारे पास आज का रात का वक्त है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, संभल जाओ। शायद ये बारिश तुम्हारे दिमाग से मुझसे दूर करने हो जाने की इस सोच को धो धो दे। यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम मुझसे किसी किस्म की रियायत की उम्मीद मत रखना। उसने बालकनी के शीशे का दरवाज़ा बंद कर दिया। यार हमको कैसे पता चला कि रूह के पास मोबाइल है? वो लड़की ही बेवकूफ़ है। मैं कैसे सोच रहा था कि वो एक काम से लड़की मेरी मदद कर सकती है। पता नहीं यार हम उस लड़की के साथ क्या करेगा। वो मासूमा न जाने वो कहाँ है। वो मुसलसल अपने फ़ोन से मासूमा को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। पता नहीं ये दोनों लड़कियाँ ठीक भी होंगी या नहीं। अब और कोई चारा ना था। उसने यारम को फ़ोन किया और यारम ने पहली बेल में ही फ़ोन उठा लिया। यारम मेरी बात सुनो, उस सब में रूह की कोई गलती है? मैंने उसे कहा था, तुमने उससे कहा था कि तुम मुझे फांसी के फंदे से बचा लोगे। तुम मेरी बीवी को मेरे खिलाफ अल्लाह मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने मेरी बीवी को डाल बनाया। तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ कर दिया। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे छोड़ना चाहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब वो तुम्हारी गलती की सज़ा भुगत रही है। मैंने तुमसे कहा था सारा, मेरी बीवी से 10 कदम के फासले पर रहना, मेरी फैमिली की तरफ आँख उठाकर मत देखना। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने अच्छा किया सारा, नहीं किया सारा, तुमने मेरी रूह को मुझसे दूर करना दिया। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। यार ने गुस्से से कहते हुए फ़ोन काट दिया और फिर या फ़ोन को उठाकर दीवार से दे मारा। इसने एक नज़र बाहर देखा, जहाँ वो अंधेरे में बारिश के बीचों बीच बैठी थी। बारिश से बचने की कोई जगह ना थी। रूह को तकलीफ़ पहुँचा के वो खुद कितनी तकलीफ़ में था, ये सिर्फ़ वो जानता था। वो इस वक़्त मुकम्मल बारिश में भीगी हुई थी। उसका कामता वजूद साफ़ नज़र नहीं आ रहा था। साफ़ नज़र आ रहा था, वो फ़र्श पे बैठी रो रही थी। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है रूह। तुम चाहे डर कर मेरे साथ रहो, लेकिन मेरे साथ रहो। तुम मेरी ज़िंदगी में सारे ऑप्शंस से लेकिन मुझसे ऑप्शन है, लेकिन मुझसे दूर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसने एक नज़र उसे देखा और कमरे की लाइट ऑफ करके वो बाहर निकल गया। लाइट की वजह से जो थोड़ी बहुत रोशनी बाहर आ रही थी वो भी बंद हो चुकी थी। यारम उसे कामती आवाज़ से यारम को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। शायद वो सो चुका था। यारम प्लीज़ दरवाज़ा खोले। उसने शीशे के दरवाजे खटखटाते हुए कहा। अंदर से कोई आवाज़ ना आई। वो रोते हुए एक बार फिर से ज़मीन पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि सर्दी रुक गई, चीड़ के जिस्म में दाखिल हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी। इसलिए कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। यारम गाड़ी के साथ टेक लगाए यूं ही खड़ा था। बारिश किसी पत्थर की तरह उसके जिस्म पर बरस रही थी। सर्दी की बारिशें शुरू हो चुकी थी। मौसम बदल चुका था। पिछले कुछ दिनों से रात रोज़ ही बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से सर्दी बहुत बढ़ चुकी थी। वो कितनी देर वहीं खड़ा बारिश में भीगता रहा और रूह की तकलीफ को महसूस करना चाहता था। वो लोगों में से नहीं था जो अपनों को तकलीफ में देखकर खुश होते। वो लोगों में से था जो अपनों को तकलीफ देखकर खुद उस तकलीफ को सहते थे। जब जब उससे रूह को ज़िंदगी में आई थी, वो खुश और रहने लगा था। उसे कोई अपना कहने वाला मिल गया था। वो रूह को खुद से नहीं दूर करना चाहता था, जाने नहीं दे सकता था। तुम्हें लगता है मुझसे दूर जाना इतना आसान है रूह? तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। तुम्हें ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हें भी मेरी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। भी तुम्हारी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और मुझे यकीन है कल सुबह मुझे मेरी रूह वापस मिल जाएगी, जिसके दिल में मुझसे दूर जाने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें और सज़ा मिलेगी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे सही। रात न जाने कौन से पहर कमरे में वापस आया। उसने लाइट ऑन की तो देखना बालकनी में के दरवाजे के साथ रूह आंखें बंद किए हुई बैठी थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। यारम तेजी से दरवाजे की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोला, उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। उसने रूह को पुकारा, रूह आंखें खोलो रूह। यारम ने उसका गाल को थपथपाया, लेकिन वो कुछ न बोली। यारम को अब उसकी फ़िक्र होने लगी। शायद वह नींद बेहोश हुई थी। वो उसे एहतियात से उठाकर ड्रेसिंग रूम में लाया। उसके कपड़े बदल कर टावल के साथ उसके बाल सुखाने लगा। उसे बेडरूम में लाकर बेड पर लेटाया। काफ़ी देर उसके करीब बैठा, उसके हाथ पैर सहलाता रहा। कुछ देर बाद यारम को वो बेहतर लगी। छोटी सी जान हो और इतना थक गई इतना करती हो।
उसका माथा चूमता उसको वापस ड्रेसिंग रूम में आकर अपने कपड़े बदलने लगा। उसके करीब आकर उसे अपने सीने में भेजकर लेट गया। यकीनन अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ चुकी होगी। उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके लबों पर झुका। रूह की आँख खुली तो वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसने एक बार नज़र दोहराकर पूरे कमरे में देखा। कल रात यारम ने उसे बारिश में बाहर निकाल दिया था और फिर वो अंदर कैसे आई? उसका लिबास किसने बदल दिया? ये समझना मुश्किल ना था। बारिश अभी तक जारी थी और सर्दी भी अभी इतनी शिद्दत पर पकड़े हुए थे। यारम ने उससे कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाने देगा और कल रात हिम्मत करके उसने भी यारम से कह दिया कि वो उसके साथ नहीं रहेगी। अब उसे अपनी बात पर कायम रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो यारम के साथ नहीं रहेगी। वो उन्हीं सब सोचों में थी जब दरवाज़ा खुला और यारम अब हाथ में सूप का बाउल लिए अंदर दाखिल हुआ। यारम ज़रा सा मुस्कुराया। अरे यार, तुम जाग रही हो? मैं तो प्लान कर रहा था तो कैसे तुम्हें जगाऊँ? वो उसके पास आया और माथे पर हाथ रखा। बेहतर, लेकिन अभी तुम्हें बुखार है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आराम करो, मैं यहीं हूँ। वो ये सूप पी लो, बहुत बेहतर फ़ील करोगी। वो एक स्पून में सूप लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे नहीं चाहिए। वो मुँह फेर कर बैगी। रूह, अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते। वो प्यार से बहलाने लगा। मैं बच्ची नहीं हूँ, और मेरे साथ इस तरह से बात ना करें। उसकी आपकी सारी हकीकत मेरे सामने है, और आपको जो लगता है क्या आप मुझसे ज़बरदस्ती अपने साथ यहाँ रुकेंगे? तो सुन ले, मुझे नहीं रहना आपके साथ अब। उसके लिए आप चाहे मुझे बाहर बारिश में खड़ा कर दें या हाथ उठाएं। रूह धीमी आवाज़ में मगर गुस्से से बोल रही थी। बाप रे, ये गुस्सा रात में बाहर बारिश में निकालने की वजह से हो रहा है। ये बेबी, इतना गुस्सा मत करो यार, कमज़ोर सा दिल है मेरा, हार्ट अटैक आ जाएगा। यार मुस्कुराते हुए बोला, मुझे फातिमा बीबी से बात करनी है अभी। उसी वक्त वो अपने डर पर काबू उठ पाती ठोस लहजे में बोली। यार मुझसे जिद करते हुए देखकर खटखटा खटका था। अपनी अदाओं पर कंट्रोल करो बेबी। तुम्हारी ये दिमागी अंदाज़ तुम्हारे अंदाज़ पहुँचे तो गुस्ताखी होने पर मजबूर करा। झुककर उसके होंठों को चूमते हुए बोला। रूह उसे धक्का देकर वो दूर होने लगी। अब जब यार में उसके झटके पे पकड़ कर बेड पर फेंक दिया। वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद कर लिए थे। तुम्हारा ये झगड़ालू अंदाज मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी को इतना गुस्सा आता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, यार खुद ताक ले, मुझे छोड़ दें, बख्श दें, मुझे रहना ही रहना आपके साथ। वो अपना हाथ खींचते हुए बोली। यार उसके नाकाम सी कोशिशों पर खुलकर मुस्कुराया। कदर ही नहीं है तुम्हें मेरे, इसलिए दुआओं में मांगती थी तुम मुझे। यारम उसे जिद करने लगा। यारम छोड़े मुझे। वो अपने आप छुड़ाने की कोशिश करने लगी। बकवास बंद करो, कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारा अंधर अंदाज आंखों पर, मगर ये बार बार छोड़े छोड़े प्ली वाली रट बंद करो। नफ़रत है मुझे इस लफ्ज़ पर। आप अगर अब तुमने तुम्हारे मुँह से अल्फ़ाज़ सुना तो वो बहुत पछताओगी। बहरहाल मेरा मूड बहुत अच्छा है, तुम तो बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दिनों से तुम्हारी मनमानियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब मैं नखरे उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। सो अब मैं तुम मेरी मनमानियाँ बर्दाश्त करो। उसकी सराही गर्दन पर लब रखते हुए बोला। रूह अपने बेकाबू होती धड़कनें सँभालती हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। तो तुम जानती हो कि मेरे साथ सामने ये मज़ाहमत बेकार है, तुम क्यों कोशिश कर रही हो? वो उसके लबों पर झुकते हुए बोला। उस पे अब अपने प्यार की शिद्दत लुटाता हुआ उसे बेबस कर गया। उसका फ़ोन 2-3 बार बजकर बंद हो चुका था, लेकिन उसने नहीं उठाया। उसके बिल्कुल करीब रूह के सीने पर सर रखे नींद सो रही थी। यार वो उसे वक़्त सिर्फ़ उसे महसूस करना चाहता था। फ़िलहाल वो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। कल रात उसने दूर जो इतने ज़ोर से फ़ोन फेंका था, लेकिन फिर भी वो कलीन पर गिरने की वजह से कत्ल होने से बच गया था। लेकिन अब बार-बार उसका बजना यारों को डिस्टर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसे सच में ये फ़ोन करने वाले को कत्ल कर देना चाहिए। वो फ़ोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन रूह के दिन नींद ख़राब होने से डर से उसने फ़ोन उठा लिया। क्या मसला है शारफ़ अपना क्या अपना क्या क्या एलियंस तुम्हें दूसरे प्लेनेट पर उठाकर ले गए हैं? कि तुम उससे सब्र नहीं हो रहा? अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो मतलब यही है कि मैं बिज़ी हूँ। अब रखो फ़ोन, मैं जब मैं बात करने के के मूड में होऊँगा निकाल लूँगा, क कॉल कर लूँगा। उसने तो इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ शाहरुख़ डेविल डेविल ही करता रह गया। फ़ोन काट कर एक बार फिर रूह की तरफ मतवज्जा। कल रात रूह को ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा था। वो इससे डरी से हमें बगैर बात कर रही थी, लेकिन ये बात अलग थी कि वो जो बात कर रही थी उसे पसंद नहीं आई थी। यार मुझे वक़्त देना चाहता था, वो उसे संभलने का मौका देना चाहता था। जब तक वो दिल से राज़ी ना हो, उसे करीब नहीं जाना चाहता था।
लेकिन रूह की बातों से रिसाव करने के लगी, वो उसे खुद से दूर नहीं करना सकता था। अगर तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे तुम्हें 100 पर्दों में छुपा के रखना पड़ेगा तो मैं रखूँगा, और तुम मुझसे दूर जा पाओगी, ये सिर्फ़ तुम्हारी भूल है और कुछ नहीं। अभी तुम मुझसे 1% भी नहीं जानती, जो मेरा है वो सिर्फ़ मेरा है, और अब तुम्हें इस बात का एहसास कराने का वक़्त आ गया है, तुम सिवाय मेरे और किसी का हक़ नहीं है। तुम्हारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक में तुम मेरी हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूँगा। बहुत प्यारी हो तुम रूह, मगर जब ऐसी बेवकूफ़ानियाँ करती हो तो और प्यारी लगती हो। वो कितना कितना सोगी, तो उठो शाबाश। वो उसके लबों पर झुका था, लेकिन उसके लबों पर होंठ रखते हुए वो करंट खाकर जागी। उससे दूर हुई। हाँ, हाँ, यार, यार ये तो चीटिंग है। मुझे ठीक से जगाना तो देती। क्या ख्याल लगाकर हंसा उसकी तरफ बढ़ा, जबकि रूह ने उसे खुद से दूर करती भाग कर वाशिंग मशीन में बंद हो गई। तुम एक शैतान की ज़िंदगी में भेजा गया फरिश्ता हो, यू आर एन एंजल सेंट इनटू द लाइफ ऑफ अ डेविल। वो मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गया। तो कैसा लगा आप सबको ये नॉवल? आज यहीं पर एंड करेंगे। इसका ना सेकंड पार्ट करेंगे कल। जिससे वो पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और जिसने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आपसे मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।